हेलो दोस्तों, मैं हिदायत हुसैन 96 की क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। और दोस्तों, हम समझते हैं आप लोग अच्छे होंगे। वक्त बहुत कम बचा है दोस्तों, हम लोग बहुत पीछे हैं अभी। हम ये चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी हम लोग टाइम पर अपना कोर्स जो है पूरा करें। इसलिए हम कहेंगे कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने लिए मेहनत करें। तो आइए, कल हम आप लोगों को यूपी पुलिस का 6 क्वेश्चन कराया था, उसके आगे मैं आज क्वेश्चन 7वां ले आया हूँ और कराऊंगा इसके आगे क्वेश्चन। देखिए, हमारा 7वां क्वेश्चन है 10% वार्षिक ब्याज दर पर 3 वर्ष के लिए ₹2000 के मूलधन पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर ज्ञात करें। तो हम कल आप लोगों को एक क्वेश्चन में बताया था कि 2 वर्ष और 3 वर्ष का जब साधारण ब्याज या चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दे तो उसके लिए एक ट्रिक है। तो यहाँ पर 3 वर्ष का अंतर पूछ रहा है और मूलधन दिया है, तो उसी ट्रिक से हम इसको लगा सकते हैं। तो हमारा है अंतर बराबर मूलधन गुणित दर अपान 100 इंटू दर अपान 100 इंटू 300 प्लस दर अपान 100। तो 3 वर्ष के लिए हम ये आप लोगों को बताए थे कल। तो आप देखिए कि इसी पेपर में अगला क्वेश्चन यही बन गया है, 3 वर्ष का अंतर पूछ रहा है इसमें। तो आपका दिया है दर 10%, 3 वर्ष समय दिया है और रुपया दिया है 2000। तो यहाँ अंतर पूछ रहा है, तो हम अंतर बराबर मूलधन 2000 है आपका इंटू दर 10 अपान 100 इंटू 10 500 इंटू यहाँ पर 10 अगर जोड़ेंगे 300 में 310 अपान 100 हो जाएगा। तो यहाँ से एक जीरो कट गया, यहाँ से 2 जीरो, यहाँ से 2 जीरो कट गया, यहाँ 2 जीरो, इसका कट गया, एक जीरो आपका बचा, ये यहाँ से कट गया। तो आपका बचा कितना, 2 और 31। अगर गुणा कर लेंगे तो आपका आ जाएगा 31 गुना 62। तो इसका अंतर कितना आएगा, 62। आपके क्वेश्चन का आंसर 62 होगा। फिर से देख लीजिए, 10% वार्षिक ब्याज दर पर 3 वर्ष के लिए 2000 का मूलधन पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर पूछ रहा है। तो हम आपको बता दिए ट्रिक, अंतर बराबर मूलधन इंटू दर अपान 100 इंटू दर अपान 100 इंटू 300 प्लस दर अपान 100। इस ट्रिक से लगा लेंगे तो आपका अंतर आएगा 62 रुपये। तो आपके क्वेश्चन का आंसर ये होगा। आइए हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 8वां क्वेश्चन है आपका। हाँ, तो देखिए दोस्तों, हमारा 8वां क्वेश्चन है और हम ये कहेंगे कि अब भी वक्त है, आप लोग लग जाइए, क्योंकि वक्त के पास वक्त नहीं है कि आपको दोबारा वक्त दे। तो आइए अपने 8वें क्वेश्चन में चलते हैं। 3 साझेदार एक्स, वाई और जेड ने लाभ साझा किया। यदि कुल लाभ ₹3000 था और यक्स का हिस्सा जेड की तुलना में ₹400 कम है और वाई का हिस्सा जेड की तुलना में ₹200 कम है, तो एक्स वाई जेड का लाभ साझा करने का अनुपात ज्ञात करें। तो यहाँ से दोस्तों हम देख लीजिए, जेड की तुलना में और यक्स और वाई का दे रहा है, तो हम जेड को मान लेते हैं। माना जेड का लाभ जो था यक्स, अगर जेड का यक्स होगा तो जेड की तुलना में यक्स का 400 कम है। यहाँ पर यक्स ना मानकर हम पी मान लेते हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन में यक्स दिया है। तो जेड का लाभ पी है और यक्स का जेड की तुलना में 400 कम है, तो यक्स का हो जाएगा पी माइनस 400 और वाई का जेड की तुलना में 200 कम है, तो वाई का हो जाएगा पी माइनस 200। अगर हम इस तीनों को जोड़ दें तो तीनों का लाभ टोटल 3000 दिया है, तो अगर तीनों को हम ऐड करेंगे तो पी प्लस पी माइनस 400 प्लस पी माइनस 200 इज इक्वल टू 3000। तो अगर हम जोड़ेंगे तो यहाँ पर 3p माइनस 600 बराबर 3000। तो यहाँ से आपका p का मान आएगा 600 इधर हम घटाएंगे तो 2400 अपान 3 बराबर आपका आएगा 800। यहाँ से आपका p का मान 800 आ गया। अब यहाँ पर एक्स वाई, हाँ दोस्तों, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर माइनस 600 है तो इसको इस तरफ प्लस होगा। यहाँ पर मिस्टेक हुआ है, 3600 होगा, तो इसको हम काटेंगे तो आपका आएगा 1200। तो P का मान 1200 आया। अब यहाँ से पूछ रहा है एक्स वाई जेड के लाभ का अनुपात बताइए। तो ये P का मतलब जेड का मान आपका आया 1200
1200, और इसका x का देखेंगे तो 1200 p का है तो 400 घटाएंगे तो इसका आएगा 800, और इसको देखेंगे y का तो यहाँ 1200 p का मान रखेंगे तो यहाँ पर आपका आएगा 1000। अब आपका पूछ रहा है एक्स वाई जेड का अनुपात बताइए, तो पहले एक्स वाला लिख लेंगे, इस तरफ देख लीजिए 800 अनुपात वाई का 1000 अनुपात 1200। अगर काटेंगे तो 2 0 2 0 कट जाएगा, फिर 2 से काट दीजिए, 2 चौक 8, 2 पंचे 10 और 2 छंग 12, तो आपका अनुपात आ गया 4:5:6। तो यही आपका आंसर होगा। फिर से देख लीजिए, 3 साझेदार एक्स वाई जेड ने लाभ साझा किया। यदि कुल लाभ 3000 था और x का हिस्सा z की तुलना में 400 कम है और y का हिस्सा z की तुलना में 200 कम है, तो x y z का लाभ साझा करने का अनुपात बताइए। तो माना z का लाभ p है और तब x का कितना हो जाएगा, z की तुलना में 400 कम है तो p - 400 हो जाएगा, y का p - 200 हो जाएगा। अगर हम तीनों को जोड़ देंगे तो हमारा लाभ 3000 होगा, दिया है जो, इसके बराबर करेंगे तो p का मान आ जाएगा, वहां से हम तीनों का निकाल के उसका अनुपात निकाल लेंगे, तो यही आपका आंसर होगा। आइए हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आइए देखते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है कि एक परिवार में माता पिता और 3 बच्चे हैं। यदि माता पिता की औसत आयु 36 वर्ष और बच्चों की औसत आयु 10 वर्ष है तो परिवार की औसत आयु बताइए। तो एवरेज का क्वेश्चन है। यहाँ पर हम देखेंगे कि माता पिता की औसत आयु 36 वर्ष दिया। हम दोस्तों इसको एक ट्रिक से तरीके से लगाएंगे, TN AV TA ऐसे लिख लेंगे तो आसान हो जाएगा। TN का मतलब होता है टोटल नंबर, जितनी संख्या है, एवरेज औसत हो गया। TA का मतलब टोटल एडिशन, मतलब योग, जितनी संख्या है उनका योग। तो एवरेज औसत का मतलब होता है दोस्तों कि जितनी संख्याएं हैं उन संख्याओं का योग और उस अपान जितनी संख्या है उससे भाग देंगे, मतलब जितनी संख्या है उसका योग बटे जितनी संख्या है वो संख्या होगी उतनी। तो TN AV TA, तो माता पिता की औसत आयु 36 वर्ष है तो माता पिता मतलब 2 लोग हुए, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, संख्या 2 है और उनकी औसत आयु 36 वर्ष है, तो एवरेज में लिखेंगे 36 और यहाँ योग इसका हम निकालेंगे तो 36 गुना 72 हो जाएगा, यानी दोनों का मिला के 72 वर्ष है। और बच्चों की औसत आयु 10 वर्ष है, तो यहाँ पर हमको मालूम है 3 बच्चे हैं, एक परिवार में माता पिता और 3 बच्चे हैं, तो बच्चों की औसत आयु 10 वर्ष दिया है तो यहाँ पर 3 होगा और यहाँ पर एवरेज 10 दिया है, इन लोगों का योग निकालेंगे तो 30 होगा, यानी कि जो माता पिता है उनका योग जो है 72 वर्ष है और जो 3 बच्चे हैं उनका योग 30 वर्ष है। तो अगर हम इनको जोड़ लेंगे कि कितनी संख्या है, मतलब 5 लोग हैं तो 5 हो जाएगा और इन दोनों को जोड़ लेंगे तो आपका हो जाएगा 2 7 3 10 102 वर्ष, यानी पांचों का मिला के 110 वर्ष होगा। अब पूछ रहा है कि पूरे परिवार का औसत बताइए, यानी इन 5 लोगों का औसत बताइए। तो अगर इसमें हम 5 के भाग दे देंगे तो हमारा एवरेज निकल जाएगा, मतलब जितनी संख्याएं हैं उसका योग अपान जितनी संख्या है उतना होगा। तो अगर 5 से भाग देंगे इसको हम तो 5 दूना 10, 2 बचा 0 बार जाएगा, 5 चौक 20, यानी इसका औसत आ जाएगा 20.4। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा 20.4। तो आइए हम अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, 18 वस्तुएं रुपए 15 की औसत कीमत पर बेची गई। यदि 12 वस्तुओं की लागत कीमत प्रति वस्तु रुपए 16 थी, शेष 6 वस्तुओं में से प्रत्येक का लागत मूल्य ज्ञात करें यदि इस लेन देन में कोई भी लाभ हानि नहीं हुई हो। तो दोस्तों पहले हम ये देखेंगे कोई लाभ हानि नहीं हुई है, इसका मतलब वो 18 वस्तुएं जितने का खरीदा है उतने का ही बेचेगा, यानी क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों समान होगा यहाँ पर, तभी लाभ हानि नहीं होगा। तो 18 वस्तुएं 15 की औसत कीमत पर बेचा है, यानी एक वस्तु की कीमत 15 रुपए है, तो हम लगा लेंगे 18 वस्तु की कीमत निकाल लेंगे, 15 का अगर गुणा कर देंगे तो 18 वस्तु की कीमत मालूम हो जाएगा, 18 × 5 = 90, हाथ से लगा 9, 18 का 18 और 9 227, तो आ जाएगा 270, मतलब 18 वस्तुओं की कीमत आ गई 270, ये बेचने वाली कीमत है, इतने पे बेचा है। तो अब देखेंगे कि 12 वस्तुओं की लागत कीमत प्रति वस्तु 16 थी, तो 12 वस्तुओं की लागत कीमत निकालेंगे, 12 वस्तुओं की 16 की दर से निकालेंगे तो 12 × 72
2 हासिल लगा 7, 12 का 12, 7 19, 192 रुपये। यानी कि 18 वस्तुओं 270 में बेचा है। उसके बाद बता रहा है कि 12 वस्तुओं की लागत कीमत जो है प्रति वस्तु 16 थी, तो 12 वस्तुओं की 16 की दर से हम निकालेंगे तो 192 रुपये होगा। और आगे हमें पता है कि इसमें लाभ ह्रास नहीं है, इसका मतलब वो जितने का खरीदा है उतने का बेचा होगा। तो बचा हमारा 12 वस्तु हो गया, 6 वस्तु बची है। तो 6 वस्तु जो बचा है वो प्रति वस्तु पूछ रहा है कितने का खरीदा है वो। तो अगर 270 में से हम 192 घटा देंगे तो कितना आएगा, 10 में से 2 गए 8, यहाँ बचा 16, 16 में से 9 गए 7, यानी कि 78 रुपये और बचा है जो 6 वस्तु की लागत मूल्य हो जाएगी। तो अगर 6 वस्तु का लागत मूल्य 78 है तो प्रति वस्तु का लागत मूल्य कितना होगा। अगर हम 78 में 6 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 6 से अगर 78 में हम भाग दे दें यहीं पे तो हमारा आ जाएगा 13, यानी कि 13 छंग 78, यानी कि प्रति वस्तु 6 वस्तु जो है उसमें से प्रति वस्तु 13 रुपये का खरीदा है वो। फिर से देख लीजिए, 18 वस्तुएं 15 की औसत कीमत पर बेची गई है, तो हम निकाल लेंगे कि उसका पूरा कीमत कितना हुआ। 18 का अगर 15 में गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 270 रुपये। फिर कह रहा है कि 12 वस्तुओं की लागत कीमत प्रति वस्तु रुपये 16 थी, तो 12 वस्तु 16 की दर से अगर देखेंगे तो 192 रुपये का खरीदा है। शेष 6 वस्तुओं में से प्रत्येक का लागत मूल्य पूछ रहा है यदि लेन देन में कोई लाभान नहीं हुई है। तो अगर लाभान नहीं हुआ है तो यहाँ पर क्रय और विक्रय दोनों बराबर होगा, तो इसमें से हम घटाएंगे तो 78 आया 6 वस्तुओं का लागत कीमत। तो अगर 6 से हम भाग दे देंगे तो इसमें हमारा एक वस्तु का लागत कीमत आ जाएगा 13 रुपये, यही आपका आंसर होगा। तो आइए हम अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है कि ए 8 दिनों में एक काम कर सकता है जबकि बी उसे 12 दिनों में पूरा कर सकता है। सी वह काम कितने दिनों में पूरा कर सकता है यदि वे तीनों मिलकर यह काम 3 दिनों में पूरा कर सकते हैं। दोस्तों ये कार्य समय का क्वेश्चन है। देखिए यहाँ से क्वेश्चन बनता है, हर एग्जाम में बनता है। ए 8 दिनों में एक काम कर सकता है, तो देखिए ए कर सकता है 8 दिनों में, जबकि बी उसे 12 दिनों में पूरा कर सकता है। बी उसे करेगा 12 दिनों में, और कह रहा है कि यदि वे तीनों मिलकर यह काम 3 दिनों में पूरा कर सकते हैं तो सी कितने दिन में करेगा। तो तीनों मिलकर कर रहे हैं तो ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर कर रहे हैं 3 दिनों में। दोस्तों इसके लगाने का तरीका है कि तीनों का हम लस लें पहले। अगर इनका हम लस लेंगे तो आएगा 24। लसा का मतलब हम बताएं वैसे छोटी छोटी संख्या जो तीनों से विभाजित हो पूर्णतः, तो इसका लस होगा 24। तो हम ये देखेंगे कि 24 काम है पूरा, या मान लीजिए 24 टाफी है, कुछ भी मान लीजिए, उसको ए 8 दिन में खाता है तो एक दिन में कितना खाएगा, 8 से हम इसको भाग देंगे 3 आएगा। और बी उसको 12 दिन में खाता है या करता है, तो 12 दिन में अगर करता है तो एक दिन में कितना करेगा, तो 12 से 24 में भाग देंगे तो 2 आएगा। और यहाँ पर तीनों मिलकर 3 दिन में इसे करते हैं तो एक दिन में कितना करेंगे, 3 से इसमें भाग देंगे तो 8 आएगा। तो यहाँ से हम देखेंगे कि ए एक दिन में 3 कर रहा है, बी 2 कर रहा है, और तीनों मिलकर एक दिन में 8 कर रहे हैं। तो यहाँ पर तीनों शामिल है, तो ए का 3 है, बी का 2 है, तो यहाँ पर अगर 3 प्लस 2 करेंगे तो 5 होगा, और इसमें 8 है, सी भी शामिल है, तो सी का कितना हो जाएगा। अगर 8 में से हम 5 को घटा दें तो सी का मान आ जाएगा, यानी सी एक दिन में 3 काम करेगा। तो अगर एक दिन में 3 काम कर रहा है, सी करेगा एक दिन में 3, एक दिन में 3, तो 24 काम कितने दिन में करेगा। तो अगर हम 24 में 3 से भाग देंगे तो हमारा मान आ जाएगा, तो 24/3 बराबर 8, यानी कि सी 8 दिनों में इस काम को करेगा। तो इसका आंसर आपका 8 होगा। तो दोस्तों हम यहीं से आप अपना लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं ये, इसके बाद हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे जो भी क्वेश्चन बचा है। और हमारा वीडियो, हमारे चैनल का जितने वीडियो सबको देखते रहिए। आगे हम अपने अगले क्लास में रेलवे का क्वेश्चन कराएंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन रहेगा, जो इसमें आने वाला एग्जाम भी है, एनटीपीसी हो भी रहा है और ग्रुप डी आएगा भी। और दोस्तों आज आप लोगों को याद होगा, आज 14 फरवरी पुलवामा हमला हुआ था, हमारे भारत देश के कई शहीद जवान शहीद हो गए थे, तो उनके कुर्बानी को हम सत नमन करते हैं। और आगे हम कुछ नहीं कहेंगे। जय हिंद, जय भारत।